साल पहले हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में आज फैसला आ गया है। कोर्ट ने एनकाउंटर को सही करार देते हुए आतंकी शहजाद को इंस्पेक्टर NC शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया है। शहजाद दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इकलौता गिरफ्तार आतंकी था। कोर्ट ने शहजाद को IPC की धारा 302, 307, 186 और 120B के तहत दोषी करार दिया है। इन धाराओं में आतंकी शहजाद को अधिकतम फांसी और कम से कम उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। जजमेंट में बस इतना बताया गया है that he has been convicted on all accounts. शहजाद has been convicted on all accounts. साकेत कोर्ट से आज आए फैसले के बाद शहजाद के वकील और उसके घर वालों को निराशा हाथ लगी है। शहजाद के वकील का कहना है कि वो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है, पर हम लोग ऐसे सेटबैक्स के साथ अभी हम लोगों का काफी हो गया है फेमिलियरिटी, तो हम लोग हार तो नहीं मानेंगे और वी आर फाइटिंग फॉर द हायर कोर्ट। और शर्मा जी की शहादत पे बार बार सवाल उठते रहे, तो वो आज एक किस्सा हमेशा के लिए शांत हो चुका है। मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात ये है कि आज ये प्रूव हो गया कि ये फेक एनकाउंटर नहीं था। सेकेंडली, थोड़ा बहुत इस बात का सुकून है, पूरी तरह से तो मैं ये नहीं कहती कि मुझे इस बात का सुकून है, जब तक कि सबको सजा नहीं मिल जाती। आतंकी शहजाद की सजा पर सोमवार को साकेत कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर NC शर्मा के परिवार वालों ने खुशी जाहिर की है। 5 साल पहले 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुआ था बाटला हाउस एनकाउंटर। एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि दिल्ली पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दावा किया था कि उसने उसी महीने दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के साजिशकर्ता का एनकाउंटर किया है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि ये मुठभेड़ फर्जी थी। बाटला हाउस एनकाउंटर केस इसलिए भी चर्चा में आ गया था क्योंकि इस पर सियासत शुरू हो गई थी, लेकिन अब कोर्ट का फैसला दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस फैसले से एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज कर दिया है। अपनी चार्जशीट में पुलिस ने कहा था कि उस मुठभेड़ के दौरान शहजाद अपने दोस्त जुनैद के साथ बालकनी से कूदकर फरार हो गया था। पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि सभी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे और सभी अहमदाबाद और दिल्ली धमाकों में शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि इनकी प्लानिंग दिल्ली में और धमाके करने की थी। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने मोहन चंद्र शर्मा जैसा अपना एक जांबाज सिपाही भी खोया, लेकिन इसके बाद भी एनकाउंटर काफी सवालों के घेरे में रहा। एनकाउंटर पर सियासत होने के बाद बाटला हाउस एनकाउंटर केस दिल्ली पुलिस की साख से जुड़ गया था। आज आए फैसले से दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली है। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आज आए फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आज आए कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक बड़ा हथियार मिल गया है। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि बाटला हाउस कांड पर सियासत करने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को अब देश से आकर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश को गुमराह किया है। बीजेपी का कहना है कि आज कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था। बाटला हाउस के मामले में ये देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बाटला हाउस एनकाउंटर केस पर कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और बीजेपी से कभी माफी नहीं मांगेंगे। बाटला हाउस एनकाउंटर केस पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज कहा है कि उन्होंने इस केस की न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसे नहीं माना गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर इस मामले की न्यायिक जांच होती है तो उनकी समझ से पूरी तरह से न्याय होता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो आज भी अपने पुराने बयान पर कायम है। हालांकि दिग्विजय सिंह बीजेपी से माफी मांगने वाले बयान पर तिलमिला गए। उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ गया है। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में अग्रीड पार्टी जो भी निर्णय लेना चाहे ले। मैं किसी से माफी नहीं मांगता और बीजेपी से तो इस जीवन में तो नहीं मांगूंगा कभी। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह बीजेपी से नहीं बल्कि देश से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने देश को गुमराह किया है। अमर्त्य सेन पर बीजेपी नेता चंदन मित्रा के ट्वीट से सियासी पारा चढ़ गया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अमर्त्य सेन के बारे में कहा कि जो भी बात उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कही है वो बिल्कुल ठीक है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अमर्त्य सेन देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने जो भी कहा है वो ठीक ही कहा होगा। ये उनकी अपनी राय है।
बीजेपी को उन्हें दिया गया भारत रत्न वापस लेने की मांग नहीं करनी चाहिए थी। गौरतलब है कि अमर्त्य सेन ने कुछ दिन पहले गुजरात के विकास पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी नजर में मोदी प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने ट्वीट करके कहा था कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि वे नहीं चाहते कि मोदी भारत के पीएम बने। क्या सेन भारत के मतदाता हैं? अगली एनडीए सरकार को उनसे भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। चंदन मित्रा के ट्वीट से आहत अमर्त्य सेन ने कहा है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी कहें तो वो भारत रत्न वापस करने को तैयार है। फजीहत के बाद अब चंदन मित्रा इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अमर्त्य सेन को लेकर बीजेपी नेता चंदन मित्रा के ट्वीट के बाद बीजेपी पर चौतरफा हमला शुरू हो गया है। इसके बाद बीजेपी ने भी चंदन मित्रा के ट्वीट से किनारा कर लिया है। गरीबी की परिभाषा पर कांग्रेसी नेताओं का बयान सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। राज बब्बर के बाद कांग्रेसी नेता रशीद मसूद ने आज कहा कि दिल्ली में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। केंद्र सरकार के लिए अब कांग्रेसी नेताओं के बेतुके बयान भी सरदर्द साबित हो रहे हैं। कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने आज कहा कि दिल्ली में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। रशीद मसूद का दावा है कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में जाकर 5 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है। रशीद मसूद का कहना है कि वो कई बार खुद भी 5 रुपए में भरपेट खाना खा चुके हैं। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता है। खाते हैं दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है, जामा मस्जिद में मिलता है। इससे पहले कांग्रेसी सांसद राज बब्बर ने कहा था कि मुंबई में आज भी 12 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सकता है। 12 रुपए में खाना मिल जाता है जिस खाने के साथ में आदमी दिन भर काम कर सकता है। बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल कांग्रेसी नेताओं के बेतुके बयानों पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। सरकार गरीबी को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिभाषित करती है। जब चाहे तब बढ़ा दे, जब चाहे तब घटा दे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 33 रुपए में एक दिन का खर्च चलाने की चुनौती दी है। बात अगर जायके और जेब की जाए तो सबसे पहले दिल्ली में दिल्ली 6 का नाम आता है और उसमें भी जामा मस्जिद के आसपास के इलाके का। आपको स्वादिष्ट खाना से लेकर जेब पर भी जो भारी न पड़े ऐसा कुछ खाना देखने को मिलेगा। ये दाल और मटन है, ये स्टू है मटन का, ये सब हम इनको देते हैं। और कितने पैसे लगते हैं इसके लिए? जी ये अगर आप अंदर बैठ के खाएंगे तो एक आदमी को 2 रोटी और सालन अगर आप खाते हैं तो 40 रुपए मैक्सिमम आपका खर्चा आएगा। राशिद मसूद कह रहे हैं कि 5 रुपए में मिलता है दिल्ली के जामा मस्जिद में। हुजूर वो राशिद मसूद साहब आपसे 15-20 साल पहले कभी आए होंगे दिल्ली जामा मस्जिद कभी वो आए होंगे 10-15-20 साल पहले। उस वक्त में 5 रुपए का खाना मिलता था, तो वो बात उनके जहन में होगी तो उन्होंने कह दी। लेकिन आज के दौर में अगर वो गुमान करते हैं कि 5 रुपए में खाना मिलता है तो ये तो आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, सिवाय एक मजाक के कुछ नहीं है। ये कितने का है बड़े भाई ये सारा सामान? 150 रुपए का हाफ है। 150 रुपए का हाफ है। 300 रुपए फुल। 300 रुपए का फुल। और इसके साथ रोटी कितनी मिलेगी? रुमाली रोटी है 4 रुपए की। 4 रुपए की एक रुमाली रोटी है तो 150 रुपया प्लेट आपको पड़ेगा, और वो भी बिना रोटी के। उसके साथ अगर रोटी लेना चाहते हैं तो 4 रुपए की एक रोटी आएगी। ऐसे में सवाल पैदा नहीं होता है कि भरपेट भोजन आदमी 5 रुपए में कर ले। नरेंद्र मोदी के अमेरिकी वीजा को लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अमेरिका ने ये कहकर मोदी को राहत दे दी है कि अगर वो वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि अगर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन पर अमेरिकी आवर्जन कानून के तहत विचार किया जाएगा। हमारे नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 65 भारतीय सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजा न देने की बात कही थी, जिसमें कई सांसदों ने ये कहकर चिट्ठी की हवा निकाल दी कि चिट्ठी पर उनके दस्तखत फर्जी किए गए हैं। बीजेपी ने चिट्ठी पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस ने चिट्ठी के नाम पर षड्यंत्र रचा है। इसका जो राजनीतिक पक्ष है ये है कि आपने किसी बात को गलत तरीके से हवा देने की कोशिश की, और वो वही शख्स हैं जिनके खिलाफ आप पहले ही गलतफहमी पूरे देश भर में और विदेश में फैला रहे हैं। मोदी को वीजा न देने वाली 65 सांसदों की चिट्ठी पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने भी चिट्ठी प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। यूपी के मुरादाबाद में सामने आया है मिड डे मील में लापरवाही का सनसनीखेज मामला। स्कूली बच्चों को मिड डे मील के तहत परोसे जा रहे खाने में मिला है मेंढक। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे स्कूल ने लापरवाही की इंतहा करते हुए बच्चों के खाने में मेंढक परोस दिया। बच्चों ने खाने में मेंढक देखा तो सन्न रह गए और इस खाने को हाथ तक लगाने से मना कर दिया।
सरकारी खाने में मेंढक मिलने की खबर मुरादाबाद के तिघंटू गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सभी बच्चों के माँ बाप स्कूल जा पहुंचे। गांव वालों के गुस्से के सामने स्कूल के टीचर बगले झांकते नजर आए। खाना बनाने वाले रसोइयों से लापरवाही के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। लापरवाही खाने के अंदर खाने मिड डे मील के लिए जिम्मेदार अफसरों से इस बाबत सवाल किया गया तो भी जानकारी नहीं होने की बात का बहाना करने लगे। अगर ऐसा कोई है मामला तो उस पर निश्चित रूप से अभी भेज रहा हूँ NPRC में, निश्चित कार्रवाई होगी जिसने भी गलती की। इस बड़ी लापरवाही के चलते स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकारी अधिकारी मामले की जांच कर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। जोरदार बारिश से बेहाल है गुजरात। अहमदाबाद सहित गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ के आसार बन गए हैं और इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कभी अहमदाबाद की सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती कारें यहाँ चींटी की तरह रेंगने को मजबूर हैं। महज चंद घंटों की बारिश ने नगर प्रशासन की तैयारियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पिछले 2 दिनों में अहमदाबाद समेत बाकी सूबों में 80 से लेकर 150 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी और 48 घंटों तक बारिश होने की आशंका है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। मुंबई से गुजरात आने वाली बहुत सी ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। मानसून की शुरुआती बारिश से ही अहमदाबाद जैसे बड़े शहर का ये हाल है, तो आने वाले वक्त में क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से रेल और सड़क यातायात व्यवस्था चरमरा गई। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें मुंबईकरों को लगातार डरा रही हैं। दिन रात हो रही भारी बारिश से हाई टाइड का खतरा मुंबई पर बढ़ा दिया है। आलम यह है कि कई इलाकों में जल भराव की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। जहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, वहीं मुंबई की ट्रैफिक पर भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। लोगों के सामने सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है शहर के लाइफलाइन लोकल मेट्रो ट्रेनों की आवाजाही में रुकावट आने से। यही नहीं, तेज बारिश की वजह से कई हवाई उड़ानों में भी देरी हो चुकी है। भारी बारिश से जहां ऑफिस आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं स्कूल कॉलेजों को भी पानी कम होने तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई और कोंकण के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो रही जोरदार बारिश ने दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आसपास के इलाकों से दिल्ली आने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सुबह हुई झमाझम बारिश ने उमस और गर्मी से तो राजधानी को राहत दे दी, लेकिन दिल्ली फिर अपनी पुरानी बीमारी जाम और वाटर लॉगिंग की गिरफ्त में चली गई। सुबह हुई बारिश ने ऑफिस जाने वालों को खासा परेशान किया। दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद का कमोबेश यही नजारा रहा। रुक रुक कर हुई बारिश से सड़कें तालाब बन गई और अंडर पासेस में भी पानी जमा होने से गाड़ियों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरने से ऑटो और बाइक बीच सड़क ही खराब हो गई। दिल्ली और एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश लगातार प्रशासन की पोल खोल रही है, लेकिन लोगों की परेशानियों का असर सरकार पर होता दिख नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। इसी के चलते 12 साल में पहली बार भोपाल डैम को खोला गया है। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का ही नतीजा है कि भदभदा डैम में पानी ओवरफ्लो होने की वजह से 12 साल में पहली बार इसके दरवाजों को खोलना पड़ा। मौजूदा हालातों के मद्देनजर अगर इलाके में एक दिन और लगातार बारिश हुई तो भदभदा डैम से बहने वाला ये पानी भोपाल शहर के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन पटरी से उतर चुका है। बारिश के चलते राज्य की नदियों नर्मदा, बेतवा, धसान सहित छोटी नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। पहले ही बारिश में सड़कें ऊपर जाने से गड्ढे बन गए हैं, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा बारिश होने के आसार है। ऐसे में माना जा रहा है कि बारिश से लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती है। स्पेन में एक भीषण ट्रेन दुर्घटना में 60 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 100 से ज्यादा मुसाफिर घायल हुए हैं। हादसा ट्रेन की पटरी से उतर जाने की वजह से हुआ। दुर्घटना स्पेन में बुधवार को भारतीय समय अनुसार रात 12:12 पर हुआ। ट्रेन में 218 यात्री और 4 कर्मचारी मौजूद थे। घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन वेस्टर्न गैलिसिया क्षेत्र के सैंटियागो डी कंपोस्टोला स्टेशन में प्रवेश करने वाली थी। स्पेन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हादसे में 60 लोगों की मौत हुई है। 111 घायलों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 15 से 20 और यात्रियों को पहचाना जाना अभी बाकी है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के समय जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। ट्रेन मैड्रिड से रवाना हुई थी और स्पेन के वेस्टर्न सिटी फेरोल के लिए जा रही थी। दुर्घटना के समय ट्रेन की स्पीड काफी तेज थी,
और हादसे के बाद ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। ये दुर्घटना सैंटियागो डी कॉम्पोस्टेला के मुख्य रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर तेज गति वाले ट्रैक पर हुई। इलाके के अस्पतालों ने घायलों की मदद के लिए रक्तदान की अपील की है। स्पेन सरकार ने भी इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में 5 नाबालिग बच्चों को सिर्फ इसलिए गांव से निकाल दिया गया क्योंकि उनके मां बाप की मौत एड्स की वजह से हुई थी। अब सभी बच्चे कब्रिस्तान में रहने को मजबूर हैं। प्रतापगढ़ में उस समय हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जब मंदाता कोतवाली के अंतर्गत आने वाले जमुआ गांव से 5 बच्चों को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इन बच्चों के माता पिता की मौत एड्स की वजह से हुई थी। गांव से निकाले गए ये मासूम अब घर की जगह कब्रिस्तान में रहने को मजबूर है। गांव में ही रहने वाले इस परिवार के मुखिया की मौत 3 साल पहले एड्स की वजह से हो गई थी। इसके बाद परिवार की महिला की मौत भी एड्स की वजह से हुई, जिसके बाद गाँव वालों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है, जिस वजह से मासूमों को बेघर कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में बच्चों के रहने की व्यवस्था की जाएगी और गाँव वालों को भी समझाया जाएगा। एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन तमाम सरकारी अभियानों के बावजूद लोग कितने जागरूक हुए हैं, यह घटना इस बात का उदाहरण है। रणबीर कटरीना के बीच बढ़ती नजदीकियों की अफवाहों को उस वक्त हवा मिल गई जब स्पेन में छुट्टी मनाते इस जोड़े की तस्वीरें एक फिल्मी मैगजीन में छप गई। स्पेन में एक दूसरे के साथ अकेले पल बिताते ये हैं रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ। तस्वीरों में रणबीर और कैटरीना समुद्र किनारे मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। फिल्मों में बिकनी पहनने से बचने वाली कैटरीना रणबीर के साथ बिकनी पहने समुद्र किनारे घूमती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें मशहूर फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट में छपी हैं। इससे पहले ये जोड़ी श्रीलंका में साथ दिखाई पड़ी थी, जहां रणबीर कपूर फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग करने गए थे, लेकिन उनके साथ कैटरीना कैफ भी खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने पहुंच गई थी। इन सब के अलावा रणबीर और कैटरीना के परिवार ने लंदन में एक साथ लंच भी किया था। हालांकि रणबीर और कटरीना ने अपने इस रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जब तस्वीरें गवाह हो तो कबूलनामे की किसे जरूरत है। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कुछ बदमाशों ने आज एक इंजीनियर की पत्नी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में कुछ अज्ञात लोगों ने एक इंजीनियर की पत्नी को सरेआम घर में घुसकर चाकुओं से गोद कर मार डाला। घटना के वक्त इंजीनियर पंकज त्यागी की पत्नी नेहा त्यागी घर में अपने 6 महीने के बच्चे के साथ अकेली थी। 3 बजे जब पंकज घर आया तो घर की हालत देखकर वो सदमे में आ गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर जा पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मौका वारदात से पुलिस ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि घर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वारदात लूट के इरादे से की गई है। हालांकि घर में मौजूद बच्चा सुरक्षित है और उसे कोई चोट तक नहीं आई है। अभी हमें देखना ही पड़ेगा कि अगर लूट के अलावा और भी कोई इशू तो नहीं, और भी कोई कारण तो नहीं, क्योंकि ऐसा कोई लूट का सामान जो घर वालों से बात हुई उनके अकॉर्डिंगली कोई ऐसा नहीं गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में महज 48 घंटे के भीतर हुई 4 बड़ी वारदात उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। सवाल ये उठता कि अखिलेश राज में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं।